अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आपको पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आपने पहले उसको जाके लास्ट में देख लेना है। स्टूडेंट्स, ये छोटी सी वीडियो है, इसको आपने अंत तक लास्ट में देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज जिलेटिन ऑब्टेन्ड। स्टूडेंट्स, जब हम एनिमल्स की बोन्स को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो जो बोन्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन चेंज हो जाता है जिलेटिन के अंदर, और जिलेटिन को हम लोग डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स, ये लिपिड्स का जनरल फार्मूला है। लिपिड्स एक ट्राइग्लिसराइड है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ट्राई ईस्टर है। किस तरह से ये ट्राई ईस्टर है हम नेक्स्ट देखते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ट्राई ईस्टर होने का मतलब ये है कि जब एक फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखें कि एक ही फैटी एसिड है, उसके 3 मॉलिक्यूल जब ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं तो वो फैटी एसिड का एक ट्राई ईस्टर बना देते हैं। फैटी एसिड के इस ट्राई ईस्टर को हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, और स्टूडेंट जो ट्राइग्लिसराइड है ये लिपिड्स का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम 2 फैटी एसिड्स विद देयर फार्मूला। आपकी बुक से मैंने एग्जांपल ली है। ये पामबेटिक एसिड का फार्मूला है और ये उसका नेम है। यहाँ पे स्टीरिक एसिड है और ऑलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इनके फार्मूलाज आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव द टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स। स्टूडेंट्स, विटामिन्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या बाकी न्यूट्रिएंट्स के। लेकिन अगर वो थोड़ी सी अमाउंट में भी विटामिन हमारी बॉडी को ना मिले तो इनकी डेफिशिएंसी हमारे अंदर बहुत सी डिजीजेस काज कर सकती हैं, तो इनका स्मॉल अमाउंट भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये बॉडी की डेवलपमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन आर वेरी नेसेसरी इन आवर नॉर्मल ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये। विटामिन हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। इट असिस्ट इन फॉर्मिंग द बोन्स एंड टिश्यूज एंड हेल्प टू कन्वर्ट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी के जो बोन्स और टिश्यूज वगैरह होते हैं उनकी फॉर्मिंग के लिए यूज़ होता है, और फैट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कन्वर्जन्स के लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए। स्टूडेंट्स, पहले सोर्सेज देखिए विटामिन ए के। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से हासिल होता है, ये एग्स में होता है, ऑयल्स फैट्स में, फिशेस के अंदर होता है, कैरेट्स में होता है, लीवर के अंदर पाया जाता है, बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए के यूजेस हैं। विटामिन ए मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम जो होती है ये आउटर जो लेयर होती है स्किन की या फिर हमारे सेल की आउटर लेयर, उसकी हेल्थ के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। दे एक्ट ऑन द रेटिनाज डार्क अडेप्टेशन मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, जो विटामिन ए होता है ये हमारी आँख के अंदर जो रेटिना होता है, रेटिना के अंदर रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, उन रॉड्स के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, और ये रात के वक्त हमारी देखने में मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्टिफाई दैट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर नॉट इंजरियस टू हेल्थ। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमारी बॉडी इनको इजीली रिलीज करती है। इनकी जो ज़्यादा मिकदार होती है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होती, क्योंकि अगर ज़्यादा मिकदार में होंगे तो हमारी बॉडी इनको रिलीज कर लेगी, लेकिन जो इनकी डेफिशिएंसी है वो हमारी बॉडी में ज़रूर डिजीज़ काज करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की रिवीजन करा दूँ। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं जिनको अभी तक किसी के टॉपिक की समझ नहीं आई
या किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के उनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि मैं आपकी डिमांड के मुताबिक आपको कंटेंट प्रोवाइड किया करूँ। और स्टूडेंट्स, मेरा ये प्लान है कि मैं आने वाले दिनों में आपको एक्स्ट्रा MCQs चैप्टर्स के और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। उससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं ये रिवीजन कराऊँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, मैं उनके लिए किस तरह की वीडियोस बनाऊँ। और स्टूडेंट्स, इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आता रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। तो इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, DNA को हम लोग जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इट इज़ द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। DNA के अंदर हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हुई होती है, इसीलिए हम लोग DNA को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। और स्टूडेंट्स, DNA इन इंफॉर्मेशन को पास कर देता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, जैसे आप एग्जांपल लें कि हमारे पास एक रेसिपी बुक है, खाना बनाने की, उसके ऊपर रेसिपीज लिखी हुई है। बिल्कुल जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उस बुक के ऊपर हर रेसिपी को बनाने की स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह हर प्रोटीन को बनाने की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस DNA के पास पाई जाती हैं, और वो इन इंस्ट्रक्शंस और इन इंफॉर्मेशंस को पास करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। इसीलिए हम लोग DNA को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNA? DNA इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि DNA के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हुई होती हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के जरिए आप समझे कि DNA कहाँ पे पाया जाता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो DNA से मिलके बने होते हैं, और DNA के अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन DNA डिटरमाइंस द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल्स। जो DNA के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं उनकी जो तरतीब है वो डिटरमाइन करती है प्रोटीन डेवलपमेंट के। स्टूडेंट, ये DNA का स्ट्रक्चर देखें, ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। नाइट्रोजीनियस बेसिस की जो तरतीब है ये प्रोटीन डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ DNA इज टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स, DNA एक डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल ये सीढ़ी की तरह ही आप देखें, ये एक ये वाली जो इसकी हेलिक्स और ये वाली, इसको हम लोग डबल हेलिक्स कहते हैं। और जो डबल हेलिक्स की तरतीब है ये हमें बताती है कि DNA के अंदर कोई डिसऑर्डर, कोई खराबी मौजूद नहीं है। इसकी हर डिटेल्स नेक्स्ट लेवल पे आपको जाके मिलेंगी। अभी आपकी बुक में इसको उतना डिटेल उन्होंने नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता रही। ये डबल हेलिक्स DNA का स्ट्रक्चर होता है। इसके दरमियान में जो है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसकी डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो रही है, ये सेंटर में नाइट्रोजीनियस बेसिस है इसकी, और यहाँ पे डबल हेलिक्स है। और फिर उसके बाद ये DNA इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, कॉइल हुआ होता है, ये DNA का स्ट्रक्चर है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस की जो तरतीब है ये हमें क्या बताती है कि प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह से होनी है, और ये जो डबल हेलिक्स है इसकी जो तरतीब और इसका सीक्वेंस है ये हमें बताता है कि DNA के अंदर कोई डिसऑर्डर या कोई खराबी वगैरह तो नहीं है। और लास्ट फंक्शन DNA का है, DNA कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ RNA। DNA के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स जो होते हैं वो RNA की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले ज़रा रिवाइज कर दूं कि जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उस क्रोमोसोम की एक जो क्रोमोसोम होता है ये DNA से मिलके बना होता है। DNA, बहुत सारा DNA जब कॉइल करता है प्रोटीन्स के ऊपर तो वो मिलके क्रोमोसोम बना देता है, और ये DNA है। और DNA का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता हो किसी भी एक प्रोटीन की सिंथेसिस की, उस पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जीन क्या चीज़ है, DNA क्या चीज़ है, क्रोमोसोम क्या चीज़ है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और DNA का क्या फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास पहुँचती रहा करें। और स्टूडेंट्स, मुझे बताते रहा करें कि आपको आने वाले दिनों में किस तरह की वीडियोस चाहिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट RNA वर्क लाइक अ मैसेंजर। स्टूडेंट्स, जो DNA होता है उसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और DNA इन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है RNA के अंदर,
और जो आरएनए होता है इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आरएनए है ये एक मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि ये डीएनए से मैसेज लेता है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग ही आगे अपना काम करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। इसका आंसर देखिए, आरएनए एज अ मैसेंजर। आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन्स। ठीक है, आरएनए ही ये काम करता है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से ले और वो इन्फॉर्मेशन सेल को दे ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करे। Its role is like a messenger. It receives, reads and decodes and translates the genetic information of DNA to make proteins. ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करता है, फिर उसको डिकोड करता है, मतलब अपनी वर्डिंग में कोडिंग लेके जाता है और फिर उसको ट्रांसलेट करता है और इस तरह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो दैट इज़ वाई, इसी वजह से आरएनए जो है ये मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल्स जो हैं ये आपको एफएससी लेवल में सेकेंड ईयर में आके आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपकी बुक में इतनी डिटेल्स नहीं बताई हुई, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ही सा बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक डीएनए जा रहा है। डीएनए के अंदर किसी भी पोर्शन के अंदर जो इसकी हेलिक्स होगी ये टूटेगी और उसके अंदर ये आरएनए जो पिंक कलर का है ये आरएनए आ रहा है। ठीक है, आरएनए अब डीएनए के अंदर आएगा और ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा अपनी वर्डिंग में। और यहाँ पे बिल्कुल देखिए, डिकोडिंग के बाद आरएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और फिर आपने पढ़ा हुआ पिछली क्लासेस में भी, 9th में भी आपने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज इनको कहा जाता है। अब इस राइबोसोम्स की मदद से उस इन्फॉर्मेशन को इसने मैसेंजर के तौर पे पहुंचाया और फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। और ये जो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं ये अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं और अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो प्रोसेसेस में यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस आप लोग डिटेल्स में आगे जाके एफएससी लेवल में पढ़ेंगे। बायो में अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।